Viewers, my dear students, myself Rakesh Srivastava from JBM Convent School. बच्चों, क्लास 8 की साइंस में माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही थी और 4 तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। और ये पांचवी जो लास्ट कैटेगरी है माइक्रोऑर्गेनिज्म की, ये है प्रोटोजोआ। इसके बारे में बात करेंगे आज। और आज हम बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, फूड को कैसे हम प्रिजर्व करके रखें जिससे हम उसको यूज़ कर सकें। और आज ही हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। खैर, पहले हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं उनमें से एक कैटेगरी है ये प्रोटोजोआ की। तो ये एक्चुअली दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, प्रोटो प्लस जोआन। प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव, जो शुरुआती हो, या प्रोटो का शब्द का एक और मीनिंग होता है सिंगुलर, एक। और जोआन मीन्स होता है जीव। तो ऐसे जीव जो एक सेल के बने हों उन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप जो है आपने नाम सुना होगा, खैर नाम मैं बता दे रहा हूँ। अमीबा है, पैरामीशियम है, एगुलिना है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होते हैं उन्हें प्रोटोजोआ में रखा गया है, एक ग्रुप में रखा गया माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी सिंगल सेल के होते हैं ये प्रोटोजोआ जितने भी होते हैं इसमें अधिकतर मतलब लगभग मान के चलिए सभी ये नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल ही होते हैं। अभी तक जितने मैंने आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया वो लाभदायक भी थे और हानिकारक भी थे, दोनों थे। लेकिन प्रोटोजोआ ये हानिकारक ही होते हैं। ये तरह तरह की बीमारी फैलाते हैं। एक प्रोटोजोआ है ट्रिप्नोसोमा नाम है उसका, ट्रिप्नोसोमा। एक बीमारी फैलाता है, स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है। ये साउथ अफ्रीकन कंट्री था और उसका साउथ अफ्रीकन कंट्री में एक बीमारी देखी गई। लोग खड़े खड़े या बैठे बैठे सोने लगते थे। तो बाद में पता चला कि ये प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा है, उसके कारण बीमारी हो रही है, इसलिए इस बीमारी का नाम स्लीपिंग सिकनेस रखा गया। पेचिस होता है जिसे अमेबिक डिसेंट्री कहते हैं, ये भी एक प्रोटोजोआ कारण होता है, उसका नाम है एंटामीवा हिस्टोलोटिका। इसको अमेबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। पेचिस होता है, ये कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर का यूज़ करने से हो जाता है, पेचिस कहते हैं इसे। इसके अलावा एक बीमारी और होती है और उस बीमारी का नाम है मलेरिया। बहुत आपने नाम सुना हो मलेरिया का। मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये जान लीजिए जितनी भी प्रोटोजोआ मैं बात कर रहा हूँ सब एक ही सेल के होंगे। तो अमीबा की एक जाति होती है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। इसके कारण मलेरिया नाम की बीमारी होती है। ये प्लाज्मोडियम फीमेल एनाफिलीज के उसके लार में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है। जब कोई फीमेल एनाफिलीज किसी हेल्दी पर्सन को काटती है तो इसी प्लाज्मोडियम को उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और जब ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है तो मलेरिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो आपने देखा प्रोटोजोआ जो हैं ये बीमारियां ही फैला रहे हैं, इसलिए हानिकारक ही हैं। ये पैथोजन का काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो ये प्रोटोजोआ में इतनी चीज़ें मुझे बतानी थी आपको। अब इसके बारे में अब बात करते हैं। नेक्स्ट जो मुझे बात करनी है वो है फूड प्रिजर्वेशन। ये फूड प्रिजर्वेशन है क्या चीज़? देखिए, फूड को अगर हम लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं तो उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। उसको स्पॉयल ना होने दें, उसको ख़राब ना होने दें। इसके लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं, कुछ आपको मेज़र करने पड़ते हैं। तो फूड को ख़राब ना होने दें, इससे बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, जो मेजर्स किए जाते हैं, उस मेजर्स को फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब फूड प्रिजर्वेशन के कई तरीके हैं, कई तरीक़ों से फूड को प्रिजर्व किया जाता है। कुछ जो फूड प्रिजर्वेशन के तरीके हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हम अभी चूँकि आपके हमारे सामने बुक रखी हुई है, उससे मैं बारी बारी से कुछ मेथड को बता रहा हूँ। फूड प्रिजर्वेशन के क्या क्या तरीका होते हैं, कई तरीके अपनाए जाते हैं। उनमें मैं फ्रंट जो कैमरा है उससे यूज़ करके मैं बताता हूँ आपको। बुक पे ले सकता हूँ।
फूड प्रिजर्वेशन का सबसे अच्छा तरीका है जो उन्हीं कुछ तरीक़ों से मैं बता रहा हूँ मैं, कुछ मेथड जो हैं। एक है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, इस मेथड में जो वाटर कंटेंट्स होते हैं, अगर किसी फूड के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो तो मॉइस्चर की ज़्यादा हो जाता है, वो उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत तेज़ी से अटैक करते हैं। तो उसके अंदर का अगर मॉइस्चर निकाल दिया जाए और मॉइस्चर निकाल करके उसको यूज़ किया जाए, सुखा दिया जाए मतलब उसको, तो जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं, उस पर अटैक नहीं करते हैं। जैसे खटाई वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, ये सब चीज़ों को सुखा दिया जाता है, आम को सुखाया जाता है, कुछ सब्जियां जो से होती गोभी वगैरह जो सुखा कर बनाते हैं, तो ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस करती है। उसमें डिहाइड्रेशन वो प्रोसेस है फूड प्रिजर्वेशन का जिसमें वाटर कंटेंट्स को निकाल दिया जाता है, उसको धूप में रख करके, तो इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहते हैं। दूसरा है हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड में क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं या कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हीट किया जाए एक सर्टेन टेम्परेचर पर, तो वो उस हीटिंग या बॉइलिंग से वो माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो हीटिंग का मेथड है। इसी हीटिंग मेथड में एक मेथड यूज़ करते हैं जो अधिकतर आपने देखा होगा दूध वगैरह में, जहाँ दूध वगैरह जो होता है, ये आता है अमूल का दूध आता है जो आप दूध देखते हैं, ये पास्चुराइज मिल्क होता है। ये पास्चुराइज मिल्क होता क्या है एक्चुअली, एक मेथड हीटिंग मेथड में एक मेथड लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मेथड को ऑब्टेन किया। उस मेथड का नाम था पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में करते क्या है, हाई टेम्परेचर पे मिल्क को हीट करते हैं, लगभग 70 to 80 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट करते हैं, फिर सडनली अचानक उसको कूल डाउन कर देते हैं अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस तक। पहले उसको हीट किया लगभग 15 सेकंड तक, और ऐसा इतना हीट करें कि वो लगभग उबलने को हो जाए। अब फिर अचानक सडनली कूल डाउन करेंगे, और इससे क्या हुआ, हीट करने से कुछ बैक्टीरिया मर गए, और जो ठंडा करने से, अचानक ठंडा करने से जब टेम्परेचर सडनली डाउन हुआ तो बैक्टीरिया मर गए, तो हानिकारक बैक्टीरिया सारे किल हो जाते हैं और वो दूध आपके पीने लायक हो जाता है। इस मेथड को कहते हैं पास्चुराइजेशन। पास्चुराइज मिल्क कहते हैं ऐसे दूध को जो आता है। तो मिल्क वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए इस मेथड को आप करते हैं, इस मेथड को पास्चुराइजेशन कहते हैं। रेफ्रिजरेशन भी एक तरीका होता है। आप जानते हो कि जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो कुछ बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, हानिकारक। आपने देखा हो फ्रिज के अंदर सब्जियां वगैरह जो है रख दिया जाता, फ्रूट्स वगैरह को रख दिया जाता है, तो उसमें रेफ्रिजरेशन एक अच्छा मेथड है, इसके द्वारा फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग में करते क्या है, आपने देखा हो कुछ नमकीन वगैरह जो आते हैं, ये कुरकुरे वगैरह, ये वैक्यूम पैकिंग कहते हैं। उसमें अंदर एयर टाइट होता है। एक्चुअली उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस भरी होने के कारण क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाते हैं। तो इस मेथड को वैक्यूम पैकिंग कहते हैं, और नाइट्रोजन गैस उसके अंदर होती है जो फूला होता है। कैनिंग भी एक तरीका है। कैनिंग में आपने देखा होगा कि कुछ कोल्ड ड्रिंक कैन में आते हैं, या कुछ ऑयल्स वगैरह जो कैन करके आते हैं, उसे कैन करने से क्या होता है, वो एयर टाइट होता है, और एयर टाइट होने से उसमें कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं जा पाता है। जब कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं जाएगा तो वो ख़राब नहीं होगा। तो कैनिंग भी एक मेथड है जिसके द्वारा फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये नमक डाल करके एक तरीका है, नमक डाल करके भी, जैसे अचार वगैरह में डाल करके, जैसे मछलियाँ आती हैं, मछलियों में नमक डाल करके, साल्ट डाल करके इसको भोजन को प्रिजर्व किया जाता है। जैसे मछली में देखिए, इसमें साल्ट डाला गया, नमक डाला गया है। अचार वगैरह में भी देखा होगा आपने, कुछ सब्जियों में उसमें नमक डाल देते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल भी डाले जाते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव आते हैं, डाल करके उसको लंबे समय तक भोजन को रख सकते हैं। जैसे एक केमिकल होता है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाफॉस्फेट, और नमक आपको बताया ही, ये सब ऐसे होते हैं जो इनको यूज़ करते हैं केमिकल डाल करके। जैसे ये टमाटो सॉस आता है, जैम वगैरह आते हैं, इनको लंबे समय तक खा सकता है। तो इतने तरीके हैं जिनके द्वारा आप वो भोजन को बचा सकते हैं। हाँ, शुगर भी डाल सकते हैं।
कुछ जलई और जैम में शुगर डाल करके भोजन को लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो ये सब तरीके हैं जो इसके द्वारा भोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मुझे बतानी है आपको, वो नेक्स्ट चीज़ बतानी है, वो है नाइट्रोजन सर्किल। एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन 78% है, आप सबको पता है। ये नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में विभिन्न रूपों में सर्कुलेट होता रहता है, ये कंटिन्यूस हमारे इन्वायरमेंट में मूव करता रहता है। तो होता क्या है, नाइट्रोजन कहाँ से कैसे मूव करता है, पूरा एक सर्किल के रूप में करता है। और ये पूरा जो इन्वायरमेंट में जो फ्लो हो रहा है, इन्वायरमेंट के डिफरेंट इसके नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड ये एक सर्किल में होते हैं, इसे नाइट्रोजन सर्किल कहते हैं। कैसे होते हैं ये नाइट्रोजन के जो विभिन्न रूप हैं हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे घूम रहे हैं, कैसे सर्कुलेट होते हैं, इसको एक सर्किल चार्ट के द्वारा दिखाना चाहूँगा मैं आपको, जिससे आपको समझ में आएगा। ये नाइट्रोजन सर्किल कहते हैं इसको, और इसको आप देखें फ्रंट कैमरा मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। ये नाइट्रोजन सर्किल का मैं दिखाता हूँ नहीं आपको, ये नाइट्रोजन सर्किल दिखाया हुआ है इसमें। ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा, आप कैमरे को क्या करेंगे, स्टिल कर देंगे। ये नाइट्रोजन सर्किल का दिखाया हुआ है, मैं थोड़ा और नज़दीक ले जा रहा हूँ। जिनके पास बुक नहीं है बुक ले लें, जिससे बहुत फ़ायदा मिल जाएगा आपको। ये नाइट्रोजन सर्किल है। इस नाइट्रोजन सर्किल हो क्या रहा है आप देखिए। सबसे पहले नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर 3 तरीके से आते हैं। नाइट्रोजन मिट्टी में 3 मेथड के द्वारा जाते हैं, और ये तीनों मेथड के द्वारा मिट्टी जो सॉइल है उसमें 3 तरीके से जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, और इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं। पहला तरीका है लाइटनिंग के द्वारा। लाइटनिंग जब होता है तो उसमें नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड अर्थ की तरफ मूव कर जाते हैं और मिट्टी के अंदर जाते हैं। दूसरा तरीका है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। एज़ोटोबैक्टर उसका नाम है, और राइजोबियम, ये सब, और लेगुमिनस प्लांट के रूट में भी राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। ये सब काम करते क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अभी मैंने बताया कि लेगुमिनस प्लांट में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम राइजोबियम है। तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को मिट्टी मिलाता है और फिक्स कर देता है। ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, चाहे राइजोबियम हो चाहे एज़ोटोबैक्टर हो, ये बैक्टीरिया होते हैं। ये सब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, जो फ्री नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट्स के रूप में फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर। अब इस नाइट्रेट्स को प्लांट्स वगैरह ले लेते हैं अपने एब्जॉर्प्शन के द्वारा, प्रोसेस रूट के द्वारा। इस नाइट्रेट्स को, जो नाइट्रेट्स आया मिट्टी में जो मिला हुआ है, इसको नाइट्राइट्स के रूप में देते हैं, फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या होता है इसके अंदर जो, अब क्या होगा, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है नाइट्रेट्स के रूप में, इसको जब एक खाए, ये एनिमल आया इसको खा सकता है, जितने हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं खा लेते हैं। तो इसके अंदर का नाइट्रोजन यहाँ चला गया फूड के रूप में। अब क्या होगा कि जब ये प्लांट हो या चाहे एनिमल हो, ये डाई करते हैं तो वापस ये प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो प्रोटीन के रूप में टूट जाते हैं। और जो बैक्टीरिया तोड़ता है उसको अमोनीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, और इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। क्या हुआ, प्लांट और एनिमल जब ये डेड हो जाएंगे, डेड हो गए तो इसमें बैक्टीरिया कुछ होते हैं अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, इसको डिकम्पोज कर देते हैं और मिट्टी में प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, अमोनिया कंपाउंड के रूप में। अब ये फिर वापस जाके नाइट्रेट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो नाइट्रेट्स है, इसको कन्वर्ट करने वाली जो बैक्टीरिया है उसको नाम है स्यूडोमोनास। अब वापस देखेंगे ये कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर होते हैं, सॉइल के अंदर वो क्या करते हैं, जो नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट जो इसके अंदर है मिट्टी के अंदर, इस नाइट्रेट्स को वापस भेज देते हैं एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन के रूप में। इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया भेजते हैं, कन्वर्ट करते हैं, इनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, और इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रेट्स जो सॉइल के अंदर है उसको कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के रूप में वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, और
इस तरह से आपने देखा कैसे सर्कुलेट कर रहा है पूरा नाइट्रोजन डिफरेंट फॉर्म में। इस पूरी प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो इस रूप में नाइट्रोजन साइकिल पूरे एटमॉस्फेयर में होता रहता है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल हो गया। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लेगुमिनस प्लांट में कैसे रूट में उसके पाया जाता है ये बैक्टीरिया। ये लेगुमिनस प्लांट की रूट है। लेगुमिनस प्लांट क्या होते हैं, जैसे मटर हुआ, चना हुआ, ये सब लेगुमिनस प्लांट हैं। इनकी जड़ों में ये रूट नोड्यूल्स इनके हैं, गांठें पाए जाते हैं, उससे रूट नोड्यूल्स करते हैं। इसी में बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। यही एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में ले आता है नाइट्रेट्स ग्रुप में। इसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, राइजोबियम को। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने आज आपको जो बताया, प्रोटोजोआ बताया। बीमारियां कौन कौन से फैलती है माइक्रोऑर्गेनिज्म से, मेरे पास एक चार्ट है, उस चार्ट को आपको कॉपी में नोट करना होगा। कौन कौन सी बीमारियां माइक्रोऑर्गेनिज्म से फैलती हैं और कैसे फैलती हैं, इस चार्ट को आपको बनाना होगा। तो आज का 2 होमवर्क हो गया, एक नाइट्रोजन साइकिल का हो गया और दूसरा हो गया ये चार्ट को बनाना है। और एक काम और करेंगे, प्रोटोजोआ के बारे में 4 से 5 लाइन लिख देंगे, 6 लाइन लिख देंगे रिस्पेक्ट। तो 3 होमवर्क हो गए हैं आपको। तो अब मैं चार्ट दिखा दूँ आपको, जो बीमारियाँ फैलती हैं, आप चार्ट देख लीजिए, तो नोट कर लीजिएगा इसको। मैं हालांकि भेज भी दूंगा आपको, ये चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट को मैं कैमरे को चाहेंगे तो आप स्टिल कर लेंगे उसको, और ये इस चार्ट के द्वारा आप सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। थोड़ा मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ, मान लो एक इधर का देख लीजिए और ये इधर का देख लीजिए, ये सारे दिए हुए हैं। कौन से यहाँ पर दिया हो, कौन सी बीमारी होती है और किसके कारण होती है दिया हुआ है, और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, इसको आप नोट कर लेंगे। ये भी आपकी कॉपी में होना चाहिए। तो एक होमवर्क ये हो गया, एक होमवर्क ये नाइट्रोजन साइकिल हो गया, और एक होमवर्क आपको बताना है प्रोटोजोआ के बारे में। तो इतना वर्क कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम पे जब मिलेंगे हम तो आपको आगे की चीज़ बताएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज मुझे करानी है, तो पहले इतनी चीज़ें आप पूरा कर लीजिए। और एक चीज़ बता दूं, समर कोर्स जो आपको मिलेगा, समर कोर्स में जितनी चीज़ें रहेंगी, जितने लेसन पढ़ा दिए गए हैं, जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ा दिया गया, एग्रीकल्चर पढ़ा दिया गया, मेटल नॉन मेटल पढ़ा दिया गया, और एक लेसन और पढ़ाया गया है, उसमें दिमाग में नहीं आ रहा है। खैर, ये चारों लेसन आपको फेयर कॉपी में करने होंगे। ये समर कोर्स होगा आपका। तो जो बच्चे अभी फेयर कॉपी पे नहीं कर पाए हैं वो करना शुरू कर दें, क्योंकि समर कोर्स यही आपका है। जो उन्होंने रफ़ कॉपी पर या किसी और कॉपी की है तो वो अच्छा उनके लिए यही रहेगा कि वो फेयर कॉपी बना लें। अब क्लास जब स्कूल खुलेगा तो उसमें रिवीजन तो होगा, हल्का सा रिवीजन होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास मैंने लगातार पढ़ाया है। और जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं ऑनलाइन क्लास, उनके लिए वीडियो मेरी यूट्यूब पे है, राकेश सर GVM बस्ती नाम से है, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, उसमें वीडियो देख सकते हैं पिछले लेसन के भी। ठीक है, वर्क करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।